बिलासपुर नाम का गांव था। नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा ये गांव बहुत ही खूबसूरत था। वैसे तो यहाँ का तापमान 12 महीने सुहाना रहता था, लेकिन शहर के प्रदूषण ने इस गांव पर भी असर कर दिया था। मार्च की गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता था। तापमान इतना ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ की खेती पर भी गहरा असर हुआ था। खेती से उत्पादन कमी होता था। उस ही गांव में किशन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। एक का नाम शिल्पा था और छोटी का अनुजा था। उनकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। तापमान ज्यादा होने के कारण वहां गरीब किसानों को खेती करना मतलब आग पर चलने जैसा था, क्योंकि फसल आएगी या नहीं ये कोई नहीं कह सकता था। बेचारा किशन अपनी जमीन को बहुत ही दुखी मन से देखता था। बीज और पानी न होने के कारण वो खेती नहीं कर पाता था। पेट पालने के लिए किशन जंगल से फल लाकर बेचता था, लेकिन वहाँ भी उसकी किस्मत रोज साथ नहीं देती थी। सुनो बेटी, मैं फल लाने जंगल जा रहा हूँ। बाहर धूप आग की तरह बरस रही है, इसलिए तुम बाहर मत निकलना। किस्मत ने साथ दी तो आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और जंगली जानवरों से सावधान रहिएगा। लेकिन जंगल से फल लाकर बेचना इतना आसान भी नहीं होता था। वहाँ के जंगली जानवर बहुत परेशान करते थे। कभी कभी किशन जंगल में अपने आप से ही बातें करता था। हे भगवान, लड़कियों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं इतना लाचार हूँ कि एक बाप का फर्ज नहीं निभा पा रहा। जंगल से फल लाने के बाद किशन उन फलों को अलग अलग बाजारों में बेच देता था। कभी कभी फल बेचकर इतनी कमाई हो जाती थी कि 3 दिन तक तीनों मिलके खाना खा सके। पिछली बार फल बेचकर जो पैसा मिला था, वो पैसा ज्यादा दिन तक नहीं चला। इस बार किशन अच्छे फलों की तलाश में गहरे जंगलों के अंदर तक चला जाता है। गहरे जंगल के फल देखकर किशन खुश हो जाता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक शेर किशन की ओर आने लगता है। डर के मारे किशन जगह से हिल नहीं पाता। थोड़ी ही देर में शेर किशन को अपना शिकार बना लेता है और खाने लगता है। 2 दिन से पिताजी घर नहीं आए ये सोचकर शिल्पा और अनुजा को चिंता हो जाती है। सुनो अनुजा, पता नहीं पिताजी के साथ क्या हुआ। वो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मैं सरपंच जी से मिलकर आती हूँ, तुम घर पर ही रुकना। हाँ दीदी, मैं घर पर ही रुकती हूँ। पता नहीं पिताजी कहाँ चले गए हैं। शिल्पा भागते हुए सरपंच के घर की तरफ जाती है। सरपंच शिल्पा को देखकर बोलता है, क्या हुआ शिल्पा, परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है? नहीं सरपंच जी, कुछ ठीक नहीं है। पिताजी 2 दिन से घर नहीं आए हैं। वो फल तोड़ने जंगल गए थे। मैंने उनसे कहा था ये काम छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। चिंता मत करो, मैं कुछ आदमी जंगल की तरफ भेजकर पता करता हूँ। और सुनो, तुम दोनों बेटियों ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, तो मेरे घर ही खाना खाना। सरपंच ने किशन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आदमी भेजे। दूसरे दिन सरपंच किशन के घर की तरफ जाता है। सुनो शिल्पा, अनुजा बाहर आओ। हाँ बोलिए सरपंच जी, कुछ पता चला पिताजी का? तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनते ही दोनों बहनें रो पड़ी। एक जंगली शेर ने तुम्हारे पिताजी की जान ले ली, लेकिन मेरी नजरों में उस शेर का कोई दोष नहीं है। दोष तो गरीबी का है, इस गंदी समाज व्यवस्था का है। जंगल से किशन के अवशेष को ढूंढकर सरपंच किशन का अंतिम संस्कार कर देता है। सुनो अनुजा, पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर सफल हो जाओ। जो भी खर्चा होगा उसे मैं पूरा करूंगी। लोगों के घर काम करूंगी और तुम्हें पैसे देती रहूंगी। नहीं दीदी, पढ़ लिख कर क्या करूंगी? उससे अच्छा तो मैं काम करके आप साथ मिलकर घर चलाऊंगी। आगे की सोचो अनुजा, मान जाओ मेरी बात। कल तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देती हूँ। दूसरे दिन ही शिल्पा अनुजा को एडमिशन करने के लिए लेकर जाती है। आओ आओ शिल्पा, अनुजा, पिताजी के बारे में सुनकर बुरा लगा, लेकिन ये जो तुमने अनुजा को पढ़ाने का फैसला लिया, बहुत अच्छा किया। पैसों की चिंता मत करो, कुछ कम ज्यादा हुआ तो मैं देख लूंगा। जी सर, वो मैं एकदम से पैसे नहीं दे पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके दूंगी। अरे शिल्पा, मैंने वही तो कहा, पैसों की कोई चिंता मत करना। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अनुजा बड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगी और अनुजा की शिक्षा के लिए जो भी पैसा लगता वो शिल्पा काम करके उसे दे देती। शिल्पा कभी लोगों के घर बर्तन धोती, कभी बड़े घरों में झाड़ू मारती, फर्श साफ करती। इतना ही नहीं, वो जंगल जाकर लकड़ियां भी काटती। समय तेजी से जाने लगा। कहीं मौसम आए और गए। दोनों बहनें अपने अपने काम में लगे रहे।
अनुजा अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गई। एक दिन अनुजा अपनी बहन शिल्पा से कहती है, वो दीदी गांव आने जाने में बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए मुझे शहर में ही किराए से रूम लेनी है। शहर में रूम किराए से लेना इतना भी आसान नहीं अनुजा, बहुत पैसे लगेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लो। लेकिन दीदी आने जाने में समय खर्च कर दूंगी तो पढ़ूंगी कब? वैसे भी सरकारी नौकरी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, कुछ होता होगा तो देखो ना दीदी। हाँ देखती हूँ कुछ, बस तुम मन लगा के पढ़ाई करो, पढ़ाई पर बुरा असर नहीं होना चाहिए। उसके बाद शिल्पा कर्जा लेने साहूकार के पास चली जाती है और पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करती है। शिल्पा साहूकार के घर के अंदर जाती है और कहती है, नमस्ते साहूकार जी, वो मुझे पैसों की जरूरत थी। अगर आप पैसे देते हैं तो मैं समय पर ब्याज भरूंगी और पैसे भी समय से लौटा दूंगी। शिल्पा की बात सुनकर साहूकार मन ही मन में सोचने लगता है, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। मेरी कब से किशन के घर पर नजर थी, लेकिन वो कभी कर्ज लेने नहीं आया। अब मैं उसकी बेटी को कर्जा दूंगा और समय 1 साल का बोलकर 6 महीनों में ही पैसे मांगने चला जाऊंगा और फिर किशन का घर होगा मेरा। हाँ बेटी, कर्जा देने के लिए तो बैठा हूं, लेकिन वो कुछ गिरवी रखने के लिए है तुम्हारे पास? जमीन, जायदाद, घर इत्यादि? हाँ साहूकार जी, मेरे पास घर है, बस 1 साल के लिए पैसे चाहिए, फिर लौटा दूंगी। तो फिर बस कुछ कागज पर हस्ताक्षर कर दो और पैसा ले जाओ। उसके बाद शिल्पा कागज पर हस्ताक्षर कर देती है। दूसरे दिन ही शिल्पा अनुजा को शहर में रूम किराए से लेकर देती है। सुनो अनुजा, ये शहर है, यहाँ किस्मत बनती भी है और बिगड़ती भी है, ध्यान से रहा और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। शहर की चमक इंसान को भटका देती है। हाँ दीदी, बस 1 साल, फिर सरकारी अफसर बनकर ही गांव लौटूंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अनुजा की पढ़ाई भी जोर पकड़ने लगी। 1 साल बाद वो पुलिस अफसर बन गई। अनुजा शहर की सबसे जाबाज पुलिस अफसर थी। उसने बहुत सारे कारनामों को अंजाम दिया। अखबारों में अनुजा का नाम छा गया। अनुजा के कारनामों के चर्चे गांव-गांव में होने लगे। अनुजा के बारे में सुना है क्या? सुना है वो बहुत हिम्मत वाली पुलिस बन गई है, आए दिन उसका अखबारों में नाम आता है। हाँ, उसकी बहन शिल्पा ने मेहनत करके अनुजा को पढ़ाया और अनुजा ने भी मेहनत करके कामयाबी हासिल की। मेरा पोता भी शहर में सरकारी नौकरी करता है, क्यों न मैं अनुजा का हाथ मेरे पोते के लिए मांग लूं? सुनो दादी, अनुजा को भूल जाओ, क्योंकि अनुजा का हाथ मैं मांगने वाला हूं अपने बेटे के लिए, और मेरा बेटा ऊंचे पद पर है और हमें खानदानी पैसों की कोई कमी नहीं है। एक दिन साहूकार शिल्पा के घर कब्जा करने के लिए निकलता है। साहूकार अनुजा के घर के पास आता है। साहूकार ने पुलिस को भी बुला लिया था, क्योंकि उसके पास शिल्पा के हस्ताक्षर वाले कागज थे। साहूकार बोलता है, सुनो शिल्पा, बाहर आओ, कुछ लेन देन की बात करते हैं। हाँ साहूकार जी, मैं आपके पास आ रही थी और मुझे पता है पैसा लेकर 1 साल से ऊपर हुआ है। तुम्हारी जो 6 महीनों की मुदत थी उसे खत्म होकर 1 साल के ऊपर हुआ है, इसलिए कागज के हिसाब से तुम्हें घर खाली करना होगा। लेकिन मुदत तो 1 साल की थी। लगता है तुमने कागज ठीक से पढ़ा। सुनिए बहन जी, घर खाली कीजिए, वरना मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। उतने में दादी ये सब देख लेती है और अनुजा को फोन करके सब बात बता देती है। सुनो बेटी अनुजा, तुम्हारे घर इंस्पेक्टर कलुआ आया है, पता नहीं क्या बात है, जरा उसे फोन करके देखो। सुनो इंस्पेक्टर कालुआ, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें एक पुलिस वाले का घर खाली करवाने की नौबत आ गई? जी मुझे पता नहीं था ये घर आपका है, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं आता और इस साहूकार पर ही 1-2 केसेस लगा देता। पता नहीं, इस साहूकार ने गांव में न जाने कितने लोगों के घर और जमीन ऐसे ही धोखे से लिए होंगे। तुम इस पर केसेस लगा ही दो। हाँ ठीक है, आप कह रही हो तो ऐसा करना ही पड़ेगा। उसके बाद कलुआ पुलिस वाला मुझे आपको साहूकार को गिरफ्तार ही करना गिरफ्तार होगा। कर देता है। वाह बेटे, मार दी पलटी। तू भी कौन सा दूध का धुला है साहूकार? एक दिन गांव का जमींदार शिल्पा के घर जाता है। सुनो शिल्पा बेटी। हाँ बोलिए जमींदार जी, कैसे आना हुआ? मेरा बेटा सरकार में बड़े पद पर है, अच्छी खासी तनख्वाह भी है। मैं अपने बेटे के लिए अनुजा का हाथ मांगने आया हूँ। तो अच्छी बात है, वो दोनों शहर में ही हैं, तो उन्हें वहीं मिल लेने दीजिए। अनुजा हाँ कह देगी तो बात आगे बढ़ेगी, वरना कोई बात नहीं। शिल्पा के कहने पर अनुजा और जमींदार का बेटा शहर में मिलते हैं। दोनों ने मिलकर पानी पूरी खाई और कॉफी पी और बातें की। जैसे जैसे समय बीतता गया
दोनों में नजदीकियां भी बढ़ती गई। दोनों बहनों ने मिलकर अपने पुराने घर की जगह नया घर बना दिया और दोनों के जीवन का स्तर और ऊंचा हो गया। समय बीतता गया। एक दिन जमींदार का बेटा अनुजा से शादी की बात करता है। सुनो अनुजा, अगर तुम कहो तो मैं शादी की तारीख निकाल लूं। शादी अभी में ही? लेकिन क्यों? मैं शिल्पा दीदी को आगे पढ़ाना चाहती हूँ। वो बचपन से पढ़ाई में होशियार है। एक बार वो सेटल हो जाए फिर शादी का सोचूंगी। जैसा तुम ठीक समझो। शिल्पा की पढ़ाई भी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। 1 साल बाद शिल्पा CAB बैंक की बैंक मैनेजर बन जाती है। एक दिन जमींदार का बेटा शिल्पा और अनुजा के घर आता है। घर पर वो किशन की फोटो को बड़ी ही गौर से देखता है और सोच में पड़ जाता है। अरे, मैंने इस आदमी को जंगल वाली बड़ी खदान में देखा था, लेकिन इसकी फोटो अनुजा के घर में क्या कर रही है? क्या सोच रहे हो प्रतीक? इन्हें कभी देखा नहीं है क्या? ये पिताजी की फोटो है। अब ये क्या है? मतलब ये क्या काम करते हैं? अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। एक शेर की हमले वो मारे गए। गहरे जंगल में फल की तलाश में गए थे, लेकिन फिर कभी भी वापस नहीं आए। कल ही मैंने इन्हें पिताजी की खदान में काम करते हुए देखा था। गहरे जंगल में पिताजी की खदान है। इतना बोलकर जमींदार का बेटा वहां से चला जाता है। जमींदार के बेटे के जाने के बाद वहां पर दादी आ जाती है। मैंने अभी अभी सुना है, गहरे जंगल में सरपंच और जमींदार की पत्थर की खदान है और वो जंगल जाने वाले गांव के लोगों को गायब कर देता है। मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी जिंदा होंगे। हाँ, अभी अभी जमींदार के बेटे ने भी यही बात की थी। मैंने जांच के आदेश दिए हैं। अगर ये सच है कि जमींदार और सरपंच लोगों को गायब कर देते हैं, तो वो जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे। अनुजा के आदेश पर जंगल में पुलिस भेज दी गई, जिसे वो पत्थर की खदान ढूंढ सके। कलुआ पुलिस सुबह सुबह ही अनुजा के घर आता है। हाँ बोलो कलुआ, कुछ मिला क्या या फिर और टाइम लगेगा? हमारी पुलिस ने जंगल का कोना कोना देख लिया। हमने गहरे जंगल में भी जाकर देख लिया, लेकिन वहाँ पत्थर की खदान तो क्या, खदान का एक पत्थर भी नहीं मिला। लेकिन हमें वहाँ पर आम के जंगल में हमें एक शेर मिला। आम, वो भी पालतू है। इंसान तो क्या, वो तो जानवरों का भी शिकार नहीं कर सकता। जंगल से लोग गायब हो रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। पुलिस के हेलीकॉप्टर किस दिन काम आएंगे? हेलीकॉप्टर से जंगल की छानबीन शुरू कर दो। अनुजा के कहने पर पुलिस के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। छानबीन और तेजी से होने लगी। पुलिस थककर जंगल से चली जाती है और हेलीकॉप्टर भी लौट जाते हैं। तभी जमींदार और सरपंच जंगल की तरफ चले जाते हैं। दोनों जंगल में एक खुफिया दरवाजा खोलकर सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। ये सब दादी देख लेती है और अनुजा को फोन करके बता देती है। सुनो अनुजा बेटी, खदान की तरफ जाने वाला खुफिया दरवाजा मिल गया, बस तुम तुरंत पुलिस भेज दो। जमींदार और सरपंच सुरंग के दरवाजे से अंदर आते हैं और सुरंग के रास्ते से खदान की तरफ आते हैं। जमींदार और सरपंच सुरंग की दूसरी तरफ एक पत्थर की खदान में निकलते हैं। वहीं से इन दोनों का पीछा करते हुए वहां पर दादी भी आ जाती है और दादी के पीछे पुलिस भी आ जाती है। सुरंग की दूसरी तरफ बहुत बड़ी खदान थी, जहां बड़ी मशीनों से पत्थर निकाले जाते थे। जो लोग जंगल से गायब हुए थे, वो भी यहां पत्थर निकालने का काम कर रहे थे। क्या मुनीम, कैसा चल रहा है काम, या फिर और आदमी लगेंगे? जी सरकार, काम बढ़ गया है तो आदमी और लगेंगे, और कुछ सस्ते आदमियों का जुगाड़ हो जाए तो मजा आ जाएगा। अब आदमियों का जुगाड़ होना मुश्किल है मुनीम। पुलिस को पता चल गया है, जंगल से आदमी शेर नहीं हम गायब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारा खुफिया रास्ता नहीं मिला, इसलिए बचे हुए हैं। हाँ, तो किसी और बहाने से लोगों को गायब कर दो। उतने में पीछे से पुलिस की आवाज आई। अब तुम सब गायब हो जाओगे और जेल जाओगे। थोड़ी ही देर में पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है।
जो भी लोग जंगल से गायब हुए वो अपने अपने घर वापस लौट गए। सब लोगों के घर आने के बाद किशन भी अपने घर आ जाता है। इस तरह दोनों बहनों ने पढ़ाई के जरिए अपने जीवन में आने वाले सभी परेशानियों को दूर कर दिया।